So according to Gauss law in electrostatics, the total electric flux coming out normally of a closed surface S is 1 upon epsilon naught times the net charge in the bounded volume enclosed by that surface. तो इक्वेशन में हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल रो डीवी, where rho is the volume charge density in the bounded volume enclosed by that surface. ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये वही है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं, ई को बाहर ले लो, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन साइन से, क्लोज्ड इंटीग्रल ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लोज्ड इंटीग्रल ds हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये गोला है जिसका रेडियस r है, तो टोटल सरफेस एरिया जो स्फीयर का होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रेशन के बाद ये क्लोज्ड इंटीग्रल ds बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपकी कूलम लॉ वाला फॉर्मूला आ गया। which represents expression for electric field from Coulomb's law of electrostatics. हो गया सर। ठीक है, उसके बाद लिखो सेकंड, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, ठीक, ब्रैकेट में लिखो गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, उसकी डेफिनेशन मत दो, उसके बाद यहां से लिखना शुरू करो। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट डी एस इक्वल टू 0। सो अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये हो गया इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस B dV, इसे मैंने उसमें चेंज कर लिया dV में, ट्रिपल इंटीग्रल में ds को dV में बना लिया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो ये थ्योरम मैंने आपको उस दिन बताई थी। सो ये डाइवर्जेंस लग जाएगा इसके आगे। तो डाइवर्जेंस, जब डाइवर्जेंस हमेशा किसके साथ होता है, वेक्टर के साथ। डाइवर्जेंस किसी वेक्टर का क्या होता है, स्केलर। डाइवर्जेंस अगर किसी वेक्टर का है, वो क्या मतलब, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो वेक्टर कैसा है, इरोटेशनल। तो आपके तो लाइन ऐसे आ रही थी ना बी की वाली, ऐसे ऐसे सीधी सीधी जा रही थी ना उस गोले में से, तो देखो वेक्टर आपका इरोटेशनल था, अगर आपको याद आ रही है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। तो डाइवर्जेंस बी है। तो नेट फ्लक्स क्योंकि क्लोज सरफेस से 0 है, तो इसलिए RHS आपकी 0 आ रही है। दोनों साइड्स को कंपेयर किया तो आपको मिला डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपने इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करके दिखा दिया। तो आपको ये सारी इक्वेशनों में करना है, यही है इसका प्रूफ, बहुत सिंपल। आपको सिर्फ गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करना है
ठीक है, और उसे जो है डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है। देन आ जाओ थर्ड, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, जिसे कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो हो गई इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d∅v/dt इक्वल टू माइनस d/dt इंटीग्रल B डॉट ds। ये अभी आप पढ़ के आए हो इंटीग्रेशन फॉर्म में। तो बेटा इसमें स्टोक्स थ्योरम लगाओ। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम लगेगी, क्योंकि क्यों लग रही है स्टोक्स थ्योरम? क्योंकि बात लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की हो रही है, जबकि यहाँ बात हो रही थी सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल की, तो इसलिए हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई। यहाँ क्योंकि हमारा केस है 2 डायमेंशनल, तो बात हो रही है लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की, तो जब हमें इन्हें आपस में इंटरचेंज करना होगा तो हम स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। तो स्टोक्स थ्योरम से जो LHS है क्लोज इंटीग्रल E डॉट dl, इसे आप लिखेंगे कर्ल E ds। ठीक है, ये स्टोक्स थ्योरम आपने पढ़ी है, बताई थी मैंने, तो उससे ये आ गया। RHS उसी फॉर्म में रखा, माइनस d/dt इंटीग्रल B डॉट ds। अब दोनों साइड को कंपेयर करो, इधर भी ds है इधर भी ds है, LHS RHS दोनों तरफ ds आ रहा है, तो कर्ल E जो है वो माइनस dB/dt के बराबर हो गया, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस म्यू नॉट dH/dt फ्री स्पेस के लिए। अगर नॉन कंडक्टिंग मीडियम है जिसकी परमिएबिलिटी म्यू है, तो कर्ल E जो है वो म्यू dH/dt भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आपने इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। बहुत सिंपल है इसको करना, आपको स्टोक्स थ्योरम यूज करनी है। फिर राइट हैंड साइड में आ जाओ, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन लिखो इंटीग्रल फॉर्म में, जिसे कहते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। यह आज आपने पढ़ा है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल H डॉट dl। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल H डॉट dl इज इक्वल टू IC प्लस ID। इस IC और ID को J में चेंज कर लो करंट डेंसिटी में, तो JC प्लस एप्सिलॉन नॉट d/dt डॉट ds। ये तुमने बना ली इंटीग्रल फॉर्म में। अब हमें इसे डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो स्टोक्स थ्योरम का यूज करो। तो स्टोक्स थ्योरम से ये जो हमारा LHS है, ठीक है, ये हमारा LHS जो है ये हो जाएगा कर्ल H डॉट ds इक्वल टू इंटीग्रल JC प्लस एप्सिलॉन नॉट d/dt डॉट ds। दोनों साइड्स को कंपेयर करो, इधर भी ds इधर भी ds, LHS RHS दोनों में ds आ रहा है, तो कर्ल H जो है इक्वल टू JC प्लस एप्सिलॉन नॉट d/dt हो जाएगा। तो B में लाओगे तो म्यू नॉट से गुणा कर दो, तो कर्ल B इक्वल टू म्यू नॉट JC प्लस, समझ में आई है बात, म्यू नॉट JC प्लस एप्सिलॉन नॉट d/dt। तो ये मैंने फ्री स्पेस में कहा। अगर ये नॉन कंडक्टिंग मीडियम है तो परमिटिविटी को एप्सिलॉन ले लो और परमिएबिलिटी को म्यू ले लो। तो यही समीकरण ऊपर वाली लिखी जा सकती है, कर्ल H इक्वल टू JC। हाँ, ये DD आ रहा है, DD। ये DD क्या होता है? D क्या होता है? D को कहते हैं बेटे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है किसी भी मीडियम में। लेकिन अगर ये समझोगे कि ये है क्या, तो बेटा ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, अगर कोई सतह चार्ज्ड है तो उसके यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब डी और ई में फर्क ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मीडियम बदलने से बदल जाता है। जैसे कि मैं मान लो 3 मीडियम ले रहा हूँ, हवा,
पानी, तेल। तो अगर आपने चार्ज प्लेट को हवा में रखा और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी चाहिए, उसी चार्ज प्लेट को आपने पानी में रखा और उतनी दूरी पर उसी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी चाहिए। उसी प्लेट को आपने सपोज तेल में रखा और उसी पॉइंट पर उतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी चाहिए। तो बेटा तीनों केसों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी पॉइंट पर अलग अलग आएगी। ये मीडियम का प्रभाव होता है। लेकिन अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हो, यानी कि एक यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, तो चाहे तो तुम प्लेट को पानी में रख लो, चाहे तुम प्लेट को तेल में रख लो, चाहे तुम प्लेट को हवा में रख लो, उस पर यूनिट एरिया पर चार्ज तीनों केसों में सेम रहेगा। तो इसलिए डी जो है मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इसे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और ये एप्सिलॉन ई के बराबर होता है। तो यहाँ पर जब मैंने एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन रखा यहाँ, ठीक है, तो ये एप्सिलॉन इसके साथ गुणा हो गया ई के साथ, तो ये डी आ गया, तो ये डी में आ गया, नीचे वाली टर्म भी हमारी डी में आ गई। तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए मैक्सवेल की ये समीकरणें हो जाती हैं। इसमें बस आपको ये करना है कि अगर आपको फ्री स्पेस याद है तो केवल एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन करना, म्यू नॉट को म्यू करना और एप्सिलॉन को ई से गुणा करके डी में लिखना। तो जब आप इक्वेशन डी में ले आओगे वो नॉन कंडक्टिंग मीडियम में होती है। ऐसा काम आप मैक्सवेल की पहली वाली में भी कर लो, क्योंकि पहली समीकरण क्या है, पहली समीकरण है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू, उसमें लेते हैं चलो डिफरेंशियल में, पहली क्या है डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है। तो जब तुम नॉन कंडक्टिंग में आओगे तो ये हो जाएगी डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन बना लो, इस एप्सिलॉन की गुणा जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, डाइवर्जेंस एप्सिलॉन ई हो जाएगा वो एलएचएस में, तो तुम उसे लिख सकते हो डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। ये हो जाएगी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन नॉन कंडक्टिंग मीडियम में। सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, थर्ड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, फोर्थ इक्वेशन में चेंज आएगा। तो ये है फोर्थ इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो अगर यूनिवर्सिटी कभी नॉन कंडक्टिंग मीडियम में पूछ रही है, ध्यान से पढ़ लेना, वैसे पूछती नहीं है लेकिन पूछ सकती है, तो बेटा फ्री स्पेस की मत दे देना, नहीं तो नंबर कटेंगे। आपको केवल क्या करना है, आप फ्री स्पेस की याद रखो, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन कर देना, म्यू नॉट को म्यू कर देना और ये डी के टर्म में ले आना तुम। तो डी के टर्म में पहली और चौथी इक्वेशन रहेगी, दूसरी तीसरी में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात?